बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरी पहली क्लास है CH 619 की। ठीक है, स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 की। ठीक है, और आज जो दिन है वो बुध का है और डेट है 13 मई 2026। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना CH 619 का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था। ठीक है, CH 619 का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास CH 619 की प्रोजेक्ट ग्रुपिंग ओपन हुई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट ग्रुपिंग ओपन होने के बाद हमारे पास मंडे वाले दिन LMS के ऊपर CH 619 की तमाम असाइनमेंट्स अपलोड हो गई। ठीक है, हमारी CH 619 की LMS के ऊपर तमाम असाइनमेंट्स अपलोड हो गई। ठीक है, तो आज हम अपनी प्रोजेक्ट की तमाम असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देन अगले लेक्चर के अंदर फिर हम अपने SRS के ऊपर क्या 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 करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देन उसके बाद फिर हम अपनी जो प्रोजेक्ट की लैंग्वेजेस है उनको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। मैं प्रॉपर लेवल पे आप लोगों के साथ एक टाइम टेबल शेयर करूंगा कि हफ्ते के अंदर कितने दिन SRS डिस्कस होगी, कितने दिन कोडिंग का लेक्चर होगा और किस दिन हमारा क्या होगा, टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये तमाम प्रोसेस हमारे साथ साथ क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक हो क्या जी। नंबर दूसरी बात ये है कि मैं अपने बारे में एक शॉर्ट सा इंट्रो करवा देता हूँ। मेरा नाम इमानुल्लाह है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो MS कंप्यूटर साइंस है। मैंने MPhil कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। ठीक है, BA सॉफ्ट इंजीनियरिंग मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से की थी और मैंने MS सॉफ्ट इंजीनियरिंग जो है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से की है। ठीक हो गया, ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। और नंबर दूसरी बात ये है कि क्लास के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस के क्या है, स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, यानी जिन स्टूडेंट्स के वेब बेस के प्रोजेक्ट हैं वो सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन जिनका C# में डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट है या पाइथन में डेस्कटॉप का प्रोजेक्ट है या जिन स्टूडेंट का एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है वो स्टूडेंट इस क्लास में नहीं है। ठीक है, तो एक बात ज़हन रखनी है कि मैं ज़्यादा खुद जो हूँ वो मल्टी लैंग्वेजेस का डेवलपर हूँ। माँ सवाए iOS के, मैं iOS का डेवलपर नहीं हूँ, ना ही मैं नेटवर्किंग का डेवलपर हूँ। ठीक है, मैंने PHP लेवल का प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ। ठीक है, .NET C# के, फिर उसके बाद एंड्रॉयड के, तो पाइथन में डिजेंगो फ्लाक्स के प्रोजेक्ट बनाता हूँ। फिर पाइथन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट बनते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैं प्रोजेक्ट्स डेवलप आउट करता हूँ। मैटलैब के प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ और एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट भी डेवलप आउट करता हूँ। एंड्रॉयड में अब दो कैटेगरीज आ जाती है, जावा के भी एंड्रॉयड के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं और कॉटलिन के, ये दोनों कैटेगरीज के प्रोजेक्ट बनाता हूँ। और इसके अलावा मैं रिएक्ट और नोड के भी प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ। ठीक है, तो ये मैं मल्टी लैंग्वेजेस के जो है वो प्रोजेक्ट डेवलप आउट करता हूँ। ठीक है जी, ये शॉर्ट सा मेरा इंट्रोडक्शन है। और दूसरा मेरा अपना एक ज़ाती सॉफ्टवेयर हाउस है जिसे मैं चला रहा हूँ, क्लस्टर सॉफ्टवेयर हाउस। तो उसकी आपको गूगल करेंगे तो मेरी दो वेबसाइट्स मिल जाएंगी, एक लोकल मार्केट की और एक इंटरनेशनल मार्केट की। तो दोनों वेबसाइट्स मिली। उसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर मेरा अकाउंट मौजूद है, उसके ऊपर मेरी सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस के डेली बेसिस में जो इंटर्नशिप्स जॉब ऑफर कर रहा होता हूँ वो लिंक्डइन पे एक मेरा पूरा पोर्टफोलियो क्या है मौजूद है। आप उसको भी क्या कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जी हम बात करते हैं CH 619 के प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर। हम CH 619 की प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा CH 619 का प्रोजेक्ट है ना, LMS को अगर मैं लॉगिन करूं तो ये एक बात से निश्चित रखिएगा कि वहां पे हमें 4 फेज मिलेंगे प्रोजेक्ट के। कितने फेज मिलेंगे प्रोजेक्ट के, हमें 4 फेज मिलेंगे। तो मैं एक स्टूडेंट का इधर LMS लॉगिन कर लेता हूँ, तो मैं ये तमाम चीज़ें लाइव आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, कंसल्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों के साथ तमाम चीज़ें लाइव डिस्कस हों, तो आप लोगों के लिए क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, तो एक मिनट आ रहा हूँ, मैं ज़रा स्टूडेंट का ID पासवर्ड निकालूँ। 20 210 405, उसके बाद ये पासवर्ड है हमारे पास।
तो जैसे ये देखें, ये मेरे पास, हम इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं ब्राउज़र के। यार भैया आपका नहीं करना हमने, ठीक हो गया। तो ये मैंने CA619 किए देखे, मैं LMS पे आया। LMS पे आने के बाद तो मैं ये CA619 के असाइनमेंट सेक्शन में आया। मैं CA619 की असाइनमेंट सेक्शन में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल विजिबल हो रही है। LMS के ऊपर हमें प्रोजेक्ट के 4 पोर्शन देखने को मिलते हैं, यानी LMS के ऊपर हमें प्रोजेक्ट के 4 पोर्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद रहे, पहली असाइनमेंट हमारी प्रोजेक्ट की SRS है, दूसरी असाइनमेंट हमारे प्रोजेक्ट की डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है, तीसरी असाइनमेंट हमारे प्रोजेक्ट की प्रोटोटाइप है, चौथी असाइनमेंट फाइनल डिलीवरेबल। ये 4 फेज आपको LMS पे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोजेक्ट है ये 6 फाइलों पे मुश्तमिल है, ठीक है। उसके वाले से मैं आपको डीपली गाइड करता हूँ। पहले जो सेमेस्टर हमारा जो प्रोजेक्ट है ये पूरा 1 साल चलना है, प्रोजेक्ट पूरा 1 साल चलना है। हाफ प्रोजेक्ट आपका इस सेमेस्टर में है और हाफ प्रोजेक्ट आपका अगले सेमेस्टर में है, ठीक है। इस सेमेस्टर में हमने क्या जमा करवाना है और इस सेमेस्टर में कौन सा वाइवा होना है, अगले सेमेस्टर में क्या जमा करवाना और अगले सेमेस्टर में किस चीज़ का वाइवा होना है, तमाम चीज़ों के ऊपर मैं ब्रीफली क्या डालता हूँ, रोशनी डालता हूँ। अब बात यह है कि इस सेमेस्टर के अंदर क्योंकि प्रोजेक्ट 1 साल पूरा 1 साल चलना है, इस सेमेस्टर के अंदर हमने SRS जमा करवाना है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जमा करवाना है और प्रोटोटाइप जमा करवाना है। तो SRS भी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंटेशन फाइल है, और जो प्रोटोटाइप है ये एक कोड फेज है। ये क्या है, कोड फेज है, ठीक है। तो SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और प्रोटोटाइप हम इस सेमेस्टर में क्या करेंगे, यानी SRS, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और प्रोटोटाइप हम इसी सेमेस्टर के अंदर क्या करवाएंगे, जमा करवाएंगे, और इसी सेमेस्टर के एंड के ऊपर प्रोटोटाइप का वाइवा होगा, ठीक है। अगले सेमेस्टर के अंदर हमने फाइनल डिलीवरेबल जमा करवाना है। अब अगर आप फाइनल डिलीवरेबल की फाइल को डाउनलोड करें ना, ठीक है, अभी ये मैं फाइनल डिलीवरेबल की फाइल को डाउनलोड कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको 3 फाइलें मिलेंगी, ठीक है। फाइनल डिलीवरेबल के अंदर आपको कितनी फाइलें मिलेंगी, 3। फेज ये 1 है लेकिन फाइलें आपको 3 मिलेंगी। हाउ टू सबमिट, वो कह रहा है कि इसके अंदर आपने क्या सबमिट करवाना है, वो इसके अंदर आपको कह रहा है कि आपने जो एप्लीकेशन है उस कंप्लीट एप्लीकेशन का क्या करवाना है, कोड जमा करवाना है, फिर आपने फाइनल प्रोफाइल जमा करवानी है और प्रेजेंटेशन क्या जमा करवानी है। यानी कंप्लीट एप्लीकेशन का आप लोगों ने यह देखें, इधर इन्होंने लिखा है फाइनल एप्लीकेशन शैल कंटेन कंप्लीट एप्लीकेशन कोड, डेटाबेस एंड अदर इंपॉर्टेंट फाइल्स, ठीक है। यानी इसके अंदर हमने कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड जमा करवाना है, इसके अंदर फाइनल प्रोफाइल जमा होगी और प्रेजेंटेशन जमा होगी। सारी इन तीनों चीज़ों से क्या मुराद है, मैं आप लोगों को ये भी डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो हमने अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट आउट किया है, ये वाला कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, APC कोई भी प्रोजेक्ट है, किसी का एंड्रॉयड का है, किसी का पाइथन का है, किसी का .NET C# का, किसी का रिएक्ट में है, नोड में, आपने अपना जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट आउट किया है, ठीक है, वो जो आपका प्रोजेक्ट है उस पूरी एप्लीकेशन का जो कोड है वो फाइनल डिलीवरेबल के अंदर क्या होगा, डेवलप आउट होगा। यानी फाइनल डिलीवरेबल के अंदर कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड डेवलप आउट होगा। उसके बाद फिर इसके अंदर फाइनल प्रोफाइल डेवलप आउट होगी और प्रेजेंटेशन बनेगी, जिसकी बेस के ऊपर आप पूरे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देंगे। वो एक प्रेजेंट PPT स्लाइड बनेगी जिसके ऊपर आप पूरा प्रोजेक्ट का क्या देंगे, कोलैबोरेट करेंगे, पूरा प्रोजेक्ट को डिफाइन आउट करेंगे। वो एक पूरा प्रोजेक्ट एक PPT स्लाइड बनेगी, ठीक है, जिसको हम फाइनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर उसकी एक रिपोर्ट फाइल बनेगी पूरी प्रोजेक्ट की बेस के ऊपर। वो जो रिपोर्ट फाइल होगी उसके अंदर आपके SRS का सारा निचोड़ होगा और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का सारा निचोड़ होगा, ठीक है। यानी जो हमारी SRS और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो पूरा उसका मैकेनिज्म रिपोर्ट फाइल वो किसके अंदर तैयार होगी, फाइनल प्रोफाइल के अंदर और प्रेजेंटेशन के अंदर भी। और प्रेजेंटेशन के अंदर जो आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया होना उसकी भी तस्वीरें सारी इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें डिपेंड करती। बाद सुपरवाइजर प्रोटोटाइप के ऊपर ही कह देते हैं कि आप PPT स्लाइड तैयार करके लेके आए अपने कोडिंग की और विद स्क्रीनशॉट की। बाद सुपरवाइजर प्रोटोटाइप के ऊपर ये डिमांड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये बात को मैं दोबारा रिपीट आउट कर रहा हूँ कि इस सेमेस्टर के अंदर
हमारा एसआरएस जमा होगा, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जमा होगा और प्रोटोटाइप जमा होगा। सबसे पहले एसआरएस जमा होगा, उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जमा होगा और देन उसके बाद प्रोटोटाइप जमा होगा, ठीक है। और देन अगले सेमेस्टर के अंदर हमारा फाइनल डिलीवरेबल जमा होगा, जिसके अंदर कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड होगा, फाइनल प्रोफाइल और की प्रेजेंटेशन होगी। फाइनल कोड जो फाइल है वो एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का पूरा निचोड़ होगा, यानी वो जो फाइनल प्रोफाइल वो एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की बेस पे तैयार होगी। जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा प्रोजेक्ट को क्या करेगी, कवर अप करेगी, एसआरएस को, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को और प्रोजेक्ट का जो हमने कोड बनाया होगा उसको, वो सारी चीज़ों को प्रेजेंटेशन क्या करेगी, कवर अप करेगी, ठीक है जी। अब दूसरा सवाल ये है कि सर हमारे प्रोजेक्ट कितने वाइवे हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, एक वाइवा आपका इस सेमेस्टर पे के एंड पे होना है, यानी इस सेमेस्टर के अंदर जब हमने अपना प्रोटोटाइप जमा करवा लेने तो प्रोटोटाइप के फौरन बाद जो है आपका वाइवा हो जाना, यानी एसआरएस हमने मिड टर्म से पहले जमा करवानी है। ये मेरी कोई बंदा 2 साल बाद अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, 3 साल बाद वीडियो देख के, व्यू का पिछले मैं 10 साल से व्यू के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, जिनको मैं काउंटेबल करता हूँ वो मेरे 8 साल है, जिनको सही मैं प्रोफेशनलिज्म पे काउंटेबल करता हूँ वो मेरे 8 साल है। उन 8 सालों के अंदर जो मेरा ज़ाती तौर पर तजर्बा है कि एसआरएस जो है वो हमेशा मिड टर्म से पहले जमा होती है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो है वो मिड टर्म के बाद जमा होता है, यानी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हमेशा मिड टर्म के बाद जमा होता है, और फाइनल टर्म से कुछ दिन पहले आपका प्रोटोटाइप जमा होता है, ठीक है। और फाइनल टर्म के जैसे ही एग्जाम में हो जाएंगे तो फाइनल टर्म के फौरन बाद आपका प्रोटोटाइप का क्या हो जाएगा, वाइवा होगा। यानी एक वाइवा तो इस सेमेस्टर के एंड पे होगा, अगले सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, हम अपना क्या करवाएंगे, फाइनल डिलीवरेबल मिड टर्म, अगले सेमेस्टर के मिड टर्म से पहले हम अपना फाइनल डिलीवरेबल जमा करवाएंगे, तो मिड टर्म के फौरन बाद हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल डिलीवरेबल का वाइवा होगा, ठीक है। फाइनल टर्म से पहले, यानी जैसे मैं अगले सेमेस्टर के अंदर अपना फाइनल डिलीवरेबल जमा करवाया मिड टर्म से पहले, तो मिड टर्म के फौरन बाद आपका फाइनल डिलीवरेबल का वाइवा हो जाएगा, मिड टर्म के बाद ये वाइवा हो जाएगा, या आपका अगले सेमेस्टर के जो फाइनल एग्जाम है उसके बाद आपका फाइनल डिलीवरेबल का क्या हो जाएगा, वाइवा हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो ये याद आपने रखना है। और नंबर दूसरी बात ये कि सर प्रोजेक्ट का क्या क्राइटेरिया, प्रोजेक्ट कैसे चलता है। अब मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बता दूँ, स्टूडेंट प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमारा एसआरएस क्लियर होगा तो सुपरवाइजर हमें एलिजिबल करेगा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए, नहीं तो अदरवाइज सुपरवाइजर हमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए एलिजिबल नहीं करेगा। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्लियर होगा तो देन अगला प्रोटोटाइप फेज के अंदर कैसे आप एलिजिबल होंगे। स्टूडेंट अब यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ये दोनों डॉक्यूमेंट फेज हैं आपके, यानी एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ये दोनों डॉक्यूमेंट फेज है, ठीक है। इसके अंदर हमने पूरे प्रोजेक्ट ओवरव्यू जमा करवाना होता है, ठीक है। ये दोनों डॉक्यूमेंटेशन फेज हैं। अगर आपका एसआरएस क्लियर है तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में एलिजिबल है, ठीक है। अब जब आपने प्रोटोटाइप के अंदर एलिजिबल होना तो ये रूल नहीं है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्लियर तो फिर प्रोटोटाइप के अंदर नहीं, आपके एसआरएस के अंदर पासिंग मार्क्स होंगे, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर पासिंग मार्क्स होंगे, देन आप प्रोटोटाइप फेज के अंदर इन्वॉल्व आप एलिजिबल हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर आपकी एसआरएस ठीक नहीं बनी, सुपरवाइजर रिजेक्शन लगाएगा, कहेगा एसआरएस दोबारा बनाओ और दोबारा जमा करवाओ, ठीक है। नहीं, अगर वो आपकी एसआरएस ठीक है, उसने आपको पासिंग मार्क्स देके क्लियर कर दी है, देन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पर जब आप आएंगे, अगर आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ठीक नहीं बना, पिछली फाइल के अंदर भी आपके पासिंग मार्क्स हैं और अगली फाइल के अंदर पासिंग मार्क्स आपके नहीं आए, तो सुपरवाइजर आपको रिजेक्ट कर देगा। प्रोटोटाइप सबमिशन का बटन ही नहीं ऑन करेगा, आप मेल करेंगे वो कहेगा बेटा आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एसआरएस है नहीं, उसने रिजल्ट भी साथ ही अपडेट कर देना। वो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो जब आप लोग देखेंगे कि अदर स्टूडेंट के तो प्रोटोटाइप जमा हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तो वो उस बात की आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका प्रोटोटाइप सही जो है वो आपका एसआरएस और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट ठीक नहीं, जिसकी वजह से रिजेक्शन लगी है, तो उसने आपको प्रोडक्ट सबमिशन का बटन ऑन किया ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट सबमिशन ही नहीं करवा, उसने कहा जी आप एलिजिबल, पहले ये दोनों असाइनमेंट्स ठीक करें, इसके अंदर आप पास होंगे, देन आप प्रोटोटाइप के लिए क्या है, एलिजिबल है। ये चांस एक बार मिलता है, बार बार चांस नहीं मिलता, ठीक है। वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब मसला क्या है कि एसआरएस के भी 15 नंबर हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के 15 नंबर हैं, इन 30 नंबर में से अगर आपके 20 नंबर है तो फिर आप प्रोटोटाइप के लिए एलिजिबल है, नहीं तो अदरवाइज आप प्रोटोटाइप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रोटोटाइप के 10 नंबर है, प्रोटोटाइप के बाद आप फाइनल डिलीवरेबल के अंदर तब एलिजिबल होंगे जब आपने प्रोटोटाइप का वाइवा क्लियर करेंगे। अगर आपका प्रोटोटाइप का वाइवा क्लियर नहीं है
ये बात से निश्चित रखें तो आप फाइनल डिलीवरेबल के लिए एलिजिबल नहीं है। आप फाइनल डिलीवरेबल के लिए एलिजिबल नहीं है अगर आपका प्रोडक्ट का वाइवा सही नहीं हुआ, अगर आप प्रोटोटाइप वाइवा के अंदर क्या हो गए, फेल हो गए। प्रोटोटाइप वाइवा अगर आप पास करते हैं, वो अगर आपका प्रोटोटाइप वाइवा क्लियर होता है, देन आप फाइनल डिलीवरेबल के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप प्रोटोटाइप वाइवा के अंदर फेल हो जाते हैं, प्रोटोटाइप बेशक सही बना हुआ है, अगर आप प्रोटोटाइप वाइवा के अंदर फेल हो जाते हैं तो फिर क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, ठीक है, क्या फिर फाइनल डिलीवरेबल के लिए एलिजिबल नहीं। अगर प्रोडक्ट का अगर आपका सही बना हुआ और आपकी तैयारी अच्छी हो, अगर आप क्लियर कर गए, देन आप फाइनल डिलीवरेबल के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। फिर अपना फाइनल डिलीवरेबल जमा करवाएंगे, देन फाइनल वाइवा होगा, देन उसके बाद प्रोजेक्ट आपका एंडिंग हो जाएगा। अब स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि ये तो सारा प्रोजेक्ट ओवरव्यू, जिस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चलना है, ठीक है। अब हम जरा अपनी पीपीटी स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वो एसआरएस डॉक्यूमेंट है, यानी ये चीज़ें मैं आपको एलैबोरेट कर चुका हूँ विद लाइव डेमो के ऊपर, कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 6 फाइलों पे मुश्तमिल है, ठीक है, यानी 6 फाइल्स पे, यानी एसआरएस, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और प्रोटोटाइप। ये पहले सेमेस्टर में 3 फाइलें जाएंगी और इसी सेमेस्टर के एंड के ऊपर प्रोटोटाइप का क्या हो जाएगा, यानी इसी सेमेस्टर के एंड पे प्रोटोटाइप का हमारा वाइवा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये चीज़ होगी। अगले सेमेस्टर के अंदर यानी जो हमारा जो नेक्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है, तो इसको हम हेडिंग देते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारा फाइनल डिलीवरेबल जमा होगा। फाइनल डिलीवरेबल के अंदर कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड जमा होगा, फाइनल पोर्टफोलियो जमा होगी, प्रेजेंटेशन जमा होगी। स्टूडेंट जब आपका प्रोटोटाइप का वाइवा होना है ना, स्टूडेंट जब प्रोटोटाइप का क्या होना है, वाइवा होना है, तब आपका वाइवा आपके प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्टर ने क्या करना है, कंडक्ट करना है। यानी जब आपका प्रोटोटाइप का वाइवा होना है, देन प्रोटोटाइप का वाइवा आपके इंस्ट्रक्टर ने ही कंडक्ट करना, कोई और इंस्ट्रक्टर आपका प्रोजेक्ट का वाइवा कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने क्या करनी है, ज़हन रखनी है। फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, यानी जब इस सेमेस्टर के एंड पे, जब पहले सेमेस्टर के एंड पे, यानी प्रोजेक्ट के पहले सेमेस्टर के एंड पे जब वाइवा होगा, तो प्रोटोटाइप का जब वाइवा होगा, तो प्रोटोटाइप का वाइवा आपका इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वो वाइवा कंडक्ट करेगा। जब अगले सेमेस्टर के अंदर आपने फाइनल डिलीवरेबल जमा करवाना ना, तो आपका वाइवा 2 इंस्ट्रक्टर कंडक्ट करेंगे। कितने इंस्ट्रक्टर कंडक्ट करेंगे, 2। एक तो प्रोजेक्ट का इंस्ट्रक्टर होगा और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा। एक कौन होगा, एक प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्टर होगा, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा। आपका प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्टर ने आपसे, आपने जो आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइजर होगा वो आपसे कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड रन करवाएगा, उसमें से सवाल जवाब करेगा, कोड चेक करेगा सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, फिर वो फाइनल पोर्टफोलियो को और प्रेजेंटेशन का वाइवा लेगा। देन उसका जब उसका वाइवा, उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो मौका फिर देगा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्टर को। तो वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंस्ट्रक्टर आपसे पूछेगा कि आप मुझे सीएस का कोई सा भी एक फेवरेट सब्जेक्ट बताएं जिसके ऊपर आपकी क्या हो, ग्रिप हो। वो आपसे सीएस का कोई भी फेवरेट सब्जेक्ट पूछेगा। सीएस के अलावा अगर आप कहेंगे अकाउंटिंग फाइनेंस का कोई मैथ का सब्जेक्ट, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सीएस के सब्जेक्ट क्या होगा, एलिजिबल, और यूनिवर्सिटी उसकी अलाउंस करती है। तो वो कहेगा सीएस का अपना कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट बताएं, उसको आप अपना सीएस का एक फेवरेट सब्जेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो वो फिर उसके अंदर से चंद एक आपसे टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उस हवाले से भी नहीं आपने परेशान होना। तो वो मैं आपको एंड पे एक सब्जेक्ट रिकमेंड करूँगा, ठीक है, तो उसकी आपने तैयारी कर लेनी। वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जो मेरे नोट्स हैं उनके ऊपर आपने फेवरेट सब्जेक्ट की तैयारी कर, और उसी में से क्या आएंगे आपको क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन इन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के उन टॉपिक से हट के नहीं आएगा, या उन क्वेश्चन आंसर से कोई चीज़ हट के नहीं आएगी, ठीक हो गया। नंबर दूसरी बात ये है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम है कि प्रोजेक्ट का वाइवा क्राइटेरिया मैं अब आपको बताता हूं कि वाइवा किस तरह से होना है। प्रोटाइप के अंदर क्या बनना है, एसआरएस के अंदर क्या बनना है, डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या बनना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटोटाइप के ऊपर। जो हमारा एसआरएस और डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये तो दो समझ में आ गया, डॉक्यूमेंटेशन फेज है। प्रोटोटाइप के अंदर जो हमारा इंस्ट्रक्टर होगा
वो हमारे प्रोजेक्ट का तकरीबन 35 से 40% हिस्सा या तो कटिंग करके देगा, या वो हमें एक न्यू प्रोजेक्ट बोलेगा प्रोटोटाइप के अंदर बनाने के लिए कि ये आपने बना के जमा करना। यानी प्रोटोटाइप जो फेज़ है वो एक आपका कोडिंग फेज़ है, वो एक आपका क्या है, कोडिंग फेज़ है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप जो है ये आपका एक कोडिंग फेज़ है। इसके अंदर हम एक मिनी प्रोजेक्ट बना के जमा करवाएंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा जो हम बना के जमा करवाएंगे, देन उसका एक वाइवा। अब वाइवे में क्या होता है, वाइवा किस तरह होता है वो भी बता देता हूँ। ठीक है, वाइवा के अंदर पहले वाइवा का रूल ये है कि आपका एप्लीकेशन का जो कोड है वो 100% ओके हो। नंबर दूसरी बात यह है कि जो वाइवा होना वो आपका वीडियो कॉल पे होगा, वाइवा आपका वीडियो कॉल पे होगा और स्क्रीन शेयरिंग करके होगा। जैसे अभी मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके लेक्चर दूँ, इस तरह वीडियो कॉल पर स्क्रीन शेयरिंग करके आपका क्या होगा, वाइवा होगा। ठीक हो गया। नंबर दूसरी बात यह है कि वाइवे के अंदर इंस्ट्रक्टर आपका प्रोटोटाइप का सारा कोड रन करवाएगा, तमाम रिक्वायरमेंट्स एक एक रिक्वायरमेंट टैली करके रिक्वायरमेंट्स के साथ चेक करेगा कि वाकई यही चीज़ थी जो मैंने बोली थी बनाने की, कुछ चीज़ मिसिंग तो नहीं है। फिर वो आपसे सवाल जवाब शुरू करेगा। ठीक है। नंबर दूसरी बात यह है कि सर जी ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या सवाल पूछने हैं। ठीक है, अभी तक मेरे पास CH 619 की वाइवा लिस्ट कंपाइल होके, ठीक है, डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई। जैसे मेरे पास CH 619 की वाइवा लिस्ट कंपाइल होके आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस इंस्ट्रक्टर ने CH 619 की वाइवा लिस्ट के, यानी किस किस इंस्ट्रक्टर ने क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं। वो वाइवा लिस्ट जब से मेरे पास बन के आएगी तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को क्या कर दूंगा, उनके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँ कि फलाम सुपरवाइजर प्रोटोटाइप में ये सवाल पूछ रहे हैं और फाइनल डिलीवरेबल में ये क्या करने सवाल पूछ रहे हैं। तो जैसे मेरे पास CH 619 की वाइवा लिस्ट कंपाइल होके आएगी तो मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। नंबर दूसरी बात ये है कि वाइवा लिस्ट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मंडे तक जो है वो मेरे पास CH 619 की आ जाएगी। तो जैसे मेरे पास सोमवार को या मंगल को आती है तो मैं तमाम, अगर कोई यूट्यूब पे अगर मेरा कोई लेक्चर डेवलपर देख रहे हैं तो वो भी ये बात मद्देनजर रखेंगे कि जो मेरी ये जो CH 619 की जो वाइवा लिस्ट है वो मंडे को या ट्यूसडे को मैं आप लोगों के साथ क्या कर दूंगा, वो भी शेयर आउट कर दूंगा। तो ये मत सोचिएगा कि CH 619 की जो वाइवा लिस्ट है वो इधर आप LMS पे आएगी, वो LMS पे नहीं आनी, वो कंपाइल हो जस्ट मेरे पास आनी, वो आगे मेरे से ही किसी डेवलपर्स को या मार्केट में जितने LMS हैंडलर हैं या जितने प्रोजेक्ट डीलर्स हैं वो सब उनको मेरे से डिस्ट्रीब्यूट होनी है। ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उसको क्या करूँगा, वेजा कर दूंगा, स्टूडेंट्स के साथ भी शेयरिंग हो जाएगी और मैं अपने ग्रुप्स के अंदर भी इसको क्या कर दूंगा, शेयरिंग कर दूंगा। ठीक है, ये भी आप लोगों ने चीज़ें माइंड में रखनी है। नंबर दूसरी बात ये है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस सुपरवाइजर ने क्या क्या सवाल पूछने हैं। ठीक है, नंबर दूसरी बात ये है कि इस कोर्स के अंदर अब हमने क्या क्या कवर अप करना है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट हमने इस कोर्स के अंदर मैंने आपको एक तो कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने की लाइव ट्रेनिंग देनी है कि प्रोजेक्ट बनाया कैसे जाता है, और मैंने आप लोगों को कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बना के देना है। नंबर दूसरी बात, आपके प्रोजेक्ट पे जितनी लैंग्वेजेस लग रही हैं वो सारी की सारी मैंने क्या करनी है, आपको बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक कवर अप करवानी है। अब इनका में बेनिफिट क्या है कि ताकि जब हम वाइवा देने के लिए जाए सुपरवाइजर जैसे हमें मर्जी रिक्वायरमेंट कॉल करने के लिए, काइंडली ये माइक म्यूट कर दे, मैं पे किसी को क्वेश्चन तो वो करें मुझसे। जी जी, आई थिंक तो किसी का क्वेश्चन नहीं। तो तुमसे पता नहीं मैं क्या बात कर रहा था, मेरे माइंड से स्किप हुई है। कोई स्टूडेंट बता सकते मैं क्या बात कर रहा था? आप बात कर रहे थे जो कोर्स ऑफमेंट का बात कर रहे थे कि मेरी काइंडली भाई माइक कहते सुबह के बाहर जाऊंगा तो करवा दूंगा। अरे भाई माइक म्यूट कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है। कहते तेरे बाहर जाऊंगा तो करवा दूंगा। असनैन आरिफ माइक म्यूट कर दें प्लीज़, बच्चे माइक म्यूट करें, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। असनैन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ माइक म्यूट कर दें बच्चे। अच्छा जी, नंबर दूसरी बात ये है कि मैं कोर्स आउटलाइन पे बात कर रहा था। इस कोर्स के अंदर प्यारे स्टूडेंट्स मैंने आपको एक तो लाइव कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने की मैंने आपको लाइव क्या देनी है, ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, नंबर दूसरी चीज़ मैंने आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट बना के देना है
और प्रोजेक्ट पे लगने वाली तमाम लैंग्वेजेस मैंने बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक कवर करवा दी। अब इसका में बेनिफिट क्या है जो हमने ये तमाम लैंग्वेज बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सीख ली? पहला बेनिफिट ये है कि जब आप वाइवा देने के लिए जाएंगे तो सुपरवाइजर जैसी मर्जी लॉजिक कॉल करवाए या जैसी मर्जी आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्यूरी कॉल करने के लिए बोले या प्रोजेक्ट से जैसी मर्जी आपको रेलिवेंट वो आपको जो है ना वो कोड जो है वो आपसे लिखवाए। यानी प्रोजेक्ट सुपरवाइजर वो जैसे मर्जी आपको रिक्वायरमेंट दे दे कि ये एक न्यू रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कॉल करें, ठीक है, या वो आपको जैसी मर्जी लॉजिक दे दे या जैसी मर्जी क्यूरी दे, तो वो तमाम चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने ये तमाम चीज़ें बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सीखी होंगी। जब आपने ये तमाम चीज़ें सीखी नहीं होंगी तो ये चीज़ें आपके लिए करना क्या होंगी, मुश्किल होंगी। पहला बेनिफिट ये है कि जब आप वाइवा देने के लिए जाएंगे सुपरवाइजर जैसी मर्जी आपसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कॉल करवाए, जैसा मर्जी आपसे कोड लिखवाए, जैसी मर्जी क्यूरी कॉल करवाए, जैसी मर्जी फंक्शनैलिटी कॉल कराए, आपके लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। और दूसरा इन लैंग्वेजेस को सीखने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि प्रोजेक्ट तो हमारा क्लियर हो जाएगा और प्रोजेक्ट क्लियर होने के साथ साथ हमें दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा कि कल को आपको इंडस्ट्री लेवल पर जाकर काम सीखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट मार्केट के अंदर जाकर जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स को लॉन्च करने का मकसद ही मेरा यही है, ठीक है, कि हम व्यू के अंदर मैं भी नहीं व्यू के बेंचेस पे बैठ के पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं भी नहीं व्यू के बेंचेस पे बैठ के पढ़ के और आज मैंने एक आईडी अपनी कंपनी लगाई हुई है तो वो इन्हीं बेंचेस पे बैठ के मैंने पढ़ के, और मेरी आगे यही कोशिश है कि यहाँ के अगर स्टूडेंट्स के पास स्किल नहीं है तो उनकी स्किल को क्या किया जाए, पॉलिश किया जाए, ठीक है। और नंबर दूसरी बात ये है कल को आपको इंडस्ट्री में जाके कहीं पर इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जॉब के ऊपर अप्लाई करें। डेवलपर की जॉब तो ना मिले तो आपको 100% बात मैं छोड़ ही दूंगा कि आपको जूनियर डेवलपर की जॉब मिलेगी। कम से कम अगर आप 3 माह करते हैं वो कम से कम आपको 50-60 हज़ार रुपये जूनियर डेवलपर को पे करेंगे और 3 माह बाद आप डेफिनेटली उसी सॉफ्टवेयर हाउस में डेवलपर की जो है वो डेजिग्नेशन पर ट्रांसफर होकर आप वहीं पे 80 to 90 आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब नंबर दूसरी बात ये है कि अमूमन 100 लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका सॉफ्टवेयर हाउस है तो आपको क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ के या पैनल्स पे काम करने। अब मैं आप लोगों को एक और वजह बताता हूँ, ठीक है, इसका भी मैं एक क्वेश्चन का आपको जवाब देता हूँ, ये जो आप लोगों को भी एक एक्सपीरियंस डेवलप आउट होगा। अब मेरे पास कोई एक प्रोजेक्ट नहीं, मेरे पास 10 डिफरेंट आइडियाज़ के वर्जिन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट हैं, 10 डिफरेंट आइडियाज़ के, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 10 प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जब मैंने डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम करना है और 6 माह में काम करना है, ठीक है, तो ये देखे जब मैंने 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर रहा हूँ, 10 डिफरेंट आइडियाज़ पे काम करना है और 7 लेक्चर्स देने हैं, तो मेरी स्किल के अंदर और मेरे एनालिसिस के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट। और नंबर दूसरी बात यह है कल को जब मैंने मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट एनालिसिस के लिए जाना है या मैंने किसी प्रोजेक्ट डीलिंग के लिए जाना है तो विद इन 1 सेकंड मैंने प्रोजेक्ट का रेट दे दिया, ठीक है, और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो ज़िंदगी के अंदर जब भी आपने कल को जब इंडस्ट्री लेवल पर जाना है तो कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी कि ये काम छोटा या बड़ा। आपके माइंड में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए काम छोटा या बड़ा, काम जैसा हो आपको करना चाहिए। काम कोड से रेलिवेंट है तो आपको करना चाहिए, नहीं देखना कि ये काम छोटा है या काम बड़ा है, वो करना है। वो चीज़ आपकी स्किल को क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी, ठीक है। मैंने एक जगह अपनी अगले दिन की एक छोटी सी बात आप लोगों को बताऊंगा जो आपके नॉलेज में बड़ा इजाफा करेगी। मैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर भी जो जॉब वो इंटरव्यूज कंडक्टिंग के लिए जाता हूँ, तो मैं ये एक जगह मैं क्विज सॉल्व आउट कर रहा था, ठीक है, तो एक कोर्स का, ठीक है, एक ऑनलाइन कोर्स है, तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट मैंने की हुई थी, एक क्विज सॉल्व आउट कर रहा था। तो मेरे साथ 2-3 स्टूडेंट्स और भी थे, तो वो कोर्स स्टूडेंट्स का था लेकिन वो कर मेरा थ्योरी ऑटोमेटा से रिलेटेड उनका कोर्स था। अब आप लोग ये चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि वहाँ पे मुझे एक टेक्निकल क्वेश्चन सीखने को मिला। क्या उसने कहा जी हम एक लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम 3 रॉन्ग एंट्रीज डाल दें, ठीक है, तो क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाएगा कि वो लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा लॉजिकली था। जब मैंने नीचे उसके वो ऑप्शंस देखे तो मैंने अपने डायरी के अंदर क्वेश्चन नोट किया कि यह बड़ा टेक्निक, और मैंने फिर अपने जॉब इंटरव्यूज़ के अंदर वो क्वेश्चन पूछा। ये प्रीवियस वीक के अंदर कुछ लोगों से मैंने वो हायरिंग के लिए मैं गया हुआ था, तो मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट के लिए, तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि अगर हम एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं, यूज़र लॉगिन का एक पेज बना रहे हैं, उसके अंदर कोई यूज़र 3 रॉन्ग एंट्रीज डाल देता है तो क्या मैकेनिज्म फॉलो किया जाए कि वो उसके अकाउंट को लॉक कर दे, ठीक है।
जब तक उसको अप्रूवलमेंट ना मिले तो वो लॉग इन ना कर सके। ठीक है, क्या मैकेनिज्म फॉलो किएगा, अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। ठीक है, या कि जब तक वो अगर मेल करता है या जब तक ऑनर ना देखो, क्या मैकेनिज्म उसके लिए फॉलो किया जाए। तो मैंने ये चीज़ देखी। ठीक है, तो वो फिर मैंने डिफरेंट, अब देखे जॉब इंटरव्यूज में कैसे बड़ा टेक्निकल होता है। आगे फिर आपने इसका जॉब को ढूंढना होता है। मैंने अभी इंटरव्यू के अंदर ये सवाल इस तरह पूछा है कि यूज़र लॉगिन पेज पे अगर हम 3 रॉन्ग एंट्रीज डालते हैं, पेज हमारा लॉक हो गया, तो इसके लिए हम कौन सा कोड कंपाइल करें या इसके लिए आप कैसा कोड जो है वो लिखेंगे। मेरे पास क्वेश्चन आ गए, तो मैं इसको डिफरेंट वे में कर सकता हूँ, डिफरेंट एंगल से पूछ सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो ज़िंदगी में कभी को क्विज करते हुए किसी भी लैंग्वेज का हो, उसके अगर को कहे ना यार मेरे साथ हेल्प करो, तो उसको मत कहें कि यार ये मुझे नहीं आती, उसके साथ कंट्रीब्यूट करें। ये चीज़ें आपके नॉलेज में इजाफा करती हैं। ठीक हो गया। नंबर दूसरी बात है कि इस कोर्स के अंदर कुछ स्टूडेंट क्या रिएक्ट में भी प्रोजेक्ट है। मोस्टली स्टूडेंट का इस लेक्चर्स के अंदर पीएचपी और लैरवेल के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई और स्टूडेंट नहीं है इस बैच के अंदर मेरे पास। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं वो पीएचपी और लैरवेल के हैं और रिएक्ट के हैं। याद रहे, रिएक्ट आने से पहले हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप आती हो, देन तब आप रिएक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिएक्ट नहीं कर सकते। अगर पाइथन में आपका डिजेंगो या फ्लाक्स का प्रोजेक्ट है, अगर आपका डिजेंगो फ्लाक्स का प्रोजेक्ट है, चाहे .NET C# का प्रोजेक्ट है, अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप आती है, फ्रंट एंड लैंग्वेजेस आती हैं, देन आप जो है वो रिएक्ट पे काम कर सकते हैं, देन तब आप .NET C# पे काम कर सकते हैं, देन तब आप पाइथन, डिजेंगो, फ्लक्स के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो इस क्लास में जितने स्टूडेंट सबका PHP लेवल पे प्रोजेक्ट है, तो हम सबसे पहले जो लैंग्वेज हमने सीखनी है वो मैंने आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक कवर अप करवानी, और उसके साथ साथ फिर मैंने आपको PHP लैरावेल सिखानी, PHP भी सिखानी है, लैरावेल भी सिखानी है, jQuery और AJAX भी मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, हर मंथ के एंड पे एक असाइनमेंट्स या एक क्विज रखा करूंगा, और यहाँ फिर आप लोगों से कोड टेस्ट लिया करूंगा। ठीक है, कि आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है जी, तो कुछ आपको असाइनमेंट्स मैं दूंगा डेली बेस पे, जिनकी बेस पे आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कल का हमारा सेशन होगा SRS के ऊपर। यहाँ तक कि स्टूडेंट का क्वेश्चन क्वेरी मुझसे हो तो वो मुझसे पूछ सकता है माइक ओपन करके। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के क्या दूंगा, जवाब दूंगा जी स्टूडेंट्स। यहाँ तक कि स्टूडेंट को क्वेश्चन या क्वेरी हो, प्लीज़ माइक ओपन कर लें। और जो लोग यूट्यूब पर मेरी वीडियो वॉच करेंगे, किसी का क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो वीडियो के ऊपर मेरा थंबनेल लगा होगा, उसके ऊपर मेरा नंबर होगा। ठीक है, तो वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो ये भी मेरा, यही मेरा नंबर उधर थंबनेल के ऊपर होगा, 0304416952। कमेंट सेक्शन के अंदर बजाय मैसेज करने के यूट्यूब के, आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। सुबह 9 से रात जो है वो 2 बजे तक मैं क्या होगा, अवेलेबल होगा जी स्टूडेंट्स। अब आप लोगों के जो है वो क्वेश्चन आंसर की मैं सीरीज स्टार्ट करूँ जी। किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे। अच्छा सर, ये मेरा प्रोजेक्ट में ये सारी लैंग्वेज जो HTML, आपका CSS, जावा, प्रोजेक्ट कौन सा जी, नाम बताएं मुझे, प्रोजेक्ट कौन सा आपका? ADU वार्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइब्रेरी, हाँ उस जो PHP पे, वो PHP पे, उसके अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप लगनी। ये 4 लैंग्वेजेस का वेब बेस का कोई भी प्रोजेक्ट है, ये कंपलसरी लगनी है। बैकएंड PHP लैरावेल लगनी है, बैकएंड के ऊपर PHP लगनी है, बैकएंड पे क्या लगनी है, PHP लगनी है, फ्रंट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप लगेंगे लाजमन। ठीक है, फिर उसके साथ jQuery, AJAX लगेगी। ठीक है, अगर हम .NET C# का भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप आनी चाहिए। डिजांगो फ्लाक्स में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिंदगी में कभी भी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप आनी चाहिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये 4 लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, तो फिर आप फील्ड में कामयाब हैं। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बूटस्ट्रैप की क्लासेस, CSS की क्लासेस मस्ट कॉल होती है। तो समझ लें कि HTML तो एक जो हमारा स्केलेटन है। ठीक है, HTML एक हमारा क्या है, स्केलेटन है, हड्डियों का ढांचा है, जिसकी बेस पे वेबसाइट बनती है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जी, राहत आपका क्वेश्चन हो, असीब आपका कोई क्वेश्चन हो, बच्चे बताएं मुझे। जी जी सर ये मैंने किया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट वाला तस्वीर। जी क्या कह रहे हैं?
सर ये मैंने ही क्वेश्चन किया था, इसकी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं वो मैं इसलिए अच्छा ठीक है। इसके अलावा जी किसी और स्टूडेंट को क्वेश्चन हो? भाई तो किसी के स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, तो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। शुक्रिया स्टूडेंट्स और जज़ाकल्लाह।